स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। स्क्रीन विजिबल हुई, स्टार्ट करूं मैं। Yes, sir. All right, so let's begin the session. This is lecture number 30, and in this session we are dealing with concurrency control part 6, and it is a deadlock avoidance algorithm. Okay, so in the last lecture we had seen some deadlock, introductory part of deadlock, and then we have seen some strategies how deadlock occurs, and we have already discussed 4 necessary conditions to deadlock occurs in a system. Now what we want, right, so whatever system we have, we don't want to deadlock in our system. So this is our policies. We never we always try to do these things like that. Resources and the process must be executed in the proper manner, and there will be no deadlock at all in the system. So we always try to keep our system safe state. But it is also possible that unsafe state is a state that is not safe. So our system may be occurs in unsafe state. So to provide or to prevention our system by unsafe state, there is a algorithm called Banker's algorithm. It is a deadlock avoidance algorithms. If we use this algorithm, then we can manage our resources and processes in a proper manner. We can allocate resources to a process, but before allocating any resource to a process, we must calculate something, whether it is good to allocate the resources to the process or it is not. If it is not, then we do not allocate resources to the process. Otherwise, we just allocate it. So before allocating resources to the process, first we check our system will be in safe state or not. So in order to calculate our system is in safe state or not, there is an algorithm called Banker algorithms. So जितनी भी हमारी प्रोसेस है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का एलोकेशन हमें प्रोसेस को करना है, बट एलोकेशन करने से पहले हमें प्रोसेस की रिक्वायरमेंट समझनी है, प्रोसेस को किस टाइप के कितने रिसोर्स लग रहे हैं और उन रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है. अगर हमारे पास प्रॉपर स्टॉक है, प्रॉपर रिसोर्स का पूल है, और यदि उस रिसोर्सेस को अवेलेबल करने पर हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं आता है, तो हम उस रिसोर्स को अवेलेबल करा देंगे. अदरवाइज हम उस रिसोर्स को अवेलेबल नहीं कराएंगे. प्रोसेस को हम ये कहेंगे कि वो थोड़ा वेट करें जब तक कि कुछ और रिसोर्सेस, उस सेम टाइप के रिसोर्सेस रिलीज ना हो जाए. सो इस टाइप की एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम्स. नाम बैंकर्स है क्योंकि ये जैसे बैंकिंग सेक्टर में लोन एलोकेशन का पूरा एक पॉलिसी होता है कि लोन किसको कितना मिलने वाला है. कस्टमर तो अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट रख सकता है कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए या मुझे 20 लाख का लोन चाहिए.
बट क्या वो उतना पे करने के लिए कैपेबल है? क्या उसकी सैलरी इनकम उतनी है कि वो पे कर सकता है? तो डिपेंडिंग अपॉन द सैलरी स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट, उसके कितनी लाइबिलिटीज़ है, उसे और कितने लोन उसके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा है। तो इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद ही, वेरिफिकेशन करने के बाद ही एक बैंकिंग सिस्टम किसी भी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है। इसी के बेस पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक एल्गोरिथम्स है जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम। इसमें भी हम रिसोर्स का एलोकेशन करेंगे। प्रोसेस किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी और फिर हम उस रिसोर्स को कुछ कैलकुलेशन करते हुए कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या नहीं, एलोकेट करने के पहले अगर वो सेफ स्टेट में है तो हम उसको एलोकेट कर देंगे, और अगर वो सेफ स्टेट में नहीं है तो हम अपने रिसोर्स को एलोकेट नहीं करेंगे, प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में रखेंगे। So let's start Banker's algorithm. First, we will discuss the theory. What is the statement of Banker's algorithm? The Banker's algorithm is run by operating system whenever a process requests resources. जब भी किसी प्रोसेस को रिसोर्स की रिक्वेस्ट करनी होती है तब बैंकर्स एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रन होता है। राइट, सो ऑपरेटिंग सिस्टम बैंकर्स एल्गोरिथम को चलाता है, रन करता है, और उसके बाद किसी भी प्रोसेस की जो भी रिसोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है उसको अवेलेबल कराता है। The algorithm prevent deadlock by denying or postponing the request if determines that accepting the request could put the system is in a unsafe state। जैसे मैंने बताया कि इस एल्गोरिथम का काम है डेडलॉक को प्रिवेंट करना, डेडलॉक को अवॉइड करना। तो ये उन रिसोर्सेस को या उन प्रोसेस की रिक्वेस्ट को डिनाय कर देगी या पोस्टपोन कर देगी अगर कैलकुलेशन में कुछ ऐसा रिजल्ट आता है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर हमारा सिस्टम अनसेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में आ जाएगा। उस कंडीशन में ये एल्गोरिथम उस प्रोसेस को रिसोर्स अवेलेबल नहीं कराएगी। When a new process enters a system, it must declare the maximum number of instances to each resource type that may not exceed the total number of resources in the system। यहाँ पे जो भी एक न्यू प्रोसेस एंटर होती है सिस्टम के अंदर और वो किसी रिसोर्स के बारे में बात करती है या रिक्वेस्ट करती है और वो डिक्लेयर करती है कि उसको मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए एक पर्टिकुलर रिसोर्स टाइप के। जैसे यहाँ पे रिसोर्स टाइप हुआ हमारा प्रिंटर, और कितने इंस्टेंसेस चाहिए, तो प्रिंटर के जितने भी इंस्टेंस हैं, जितने भी अलग अलग ब्रांड के हमारे पास प्रिंटर अपने डिपार्टमेंट में लगे हो, राइट, या इसी तरह के कोई भी रिसोर्स हो सकते हैं जिनके ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं बट उनकी फंक्शनिंग एक जैसी होती है, तो हम उसको कहते हैं सेम टाइप के मल्टीपल इंस्टेंसेस। तो जब भी एक प्रोसेस सिस्टम में एंटर होती है और वो डिक्लेयर करती है कि उसको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस चाहिए किसी एक रिसोर्स टाइप के, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है क्या हमारे पास उतने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अवेलेबल है। सपोज हमें 4 प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, यदि मैं कोई प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में क्रिएट करता हूं और उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है प्रिंटर टाइप के रिसोर्स के 4 इंस्टेंसेस की, इस केस में पहले चेक किया जाएगा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है प्रिंटर की। तो यदि हमारे पास 4 प्रिंटर है तो हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 प्रिंटर नहीं है तो हम उस प्रोसेस को डिनाय कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। तो जो भी रिक्वेस्ट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए हमारे पास सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेस है उस पर्टिकुलर टाइप के। ऑल्सो व्हेन अ प्रोसेस गेट्स all its requested resource, it must return them in a finite amount of time।
So last statement, also when a process gets all its requested resources, it must return them in a finite amount of time. और अगर कोई रिक्वेस्ट को हम रिसोर्स अवेलेबल कर देते हैं, किसी प्रोसेस के रिक्वेस्ट को अगर हम रिसोर्स अवेलेबल कर देते हैं, तो वो प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के बाद उसको एक पर्टिकुलर फाइनेट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो रिसोर्स को एंगेज नहीं कर सकती। तो हमेशा हम उसको प्रिमिटिव नेचर में ही रिसोर्स अवेलेबल कराते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टर्म्स होती है प्रिमिटिव, जिसमें हम रिसोर्स को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही अवेलेबल कराते हैं और उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो अवेलेबल होगा, उसके बाद वो रिलीज प्रोसेस को करना ही होता है। And when a process gets all its requested resource, it must return them in a finite amount of time. So a process cannot hold a particular resource for a long period of time. It also makes deadlock. We know that in the last session we have already discussed hold and wait condition, right? So a process hold one resources and requesting to other resources. So in that case, there is must be a deadlock occurs in the system. सो हमें चेक करना होगा कि प्रोसेस ने अगर किसी रिसोर्स को ऑक्युपाइड किया हुआ है और उसे फाइनाइट टाइम के लिए ही अवेलेबल हुआ है या नहीं, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है चेक करने की। इनफाइनाइट टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कभी भी रिसोर्स को प्रोसेस को अवेलेबल नहीं कराएंगे। अगर ऐसा कराते हैं तो हम डेडलॉक की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारा सिस्टम डेडलॉक में आ सकता है। There are two algorithms to be executed, a resource allocation algorithm and safety algorithm. So यहाँ पे दो एल्गोरिथम्स है, रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम जिसमें हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, एंड देन सेकंड इज सेफ्टी एल्गोरिथम। अभी हम जो देख रहे हैं वो है सेफ्टी एल्गोरिथम, जिसमें हम बैंकर्स एल्गोरिथम के कुछ स्टेटमेंट देखेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे बैंकर्स एल्गोरिथम किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई होती है, प्रोसेस और रिसोर्सेस के बीच में अप्लाई होती है और कुछ कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट ये देती है कि हम रिसोर्स को अवेलेबल करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस द स्टेप ऑफ सेफ्टी एल्गोरिथम्स, और यू कैन से डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम्स, दैट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। इसके अलग अलग नाम हैं, आपको स्टेटमेंट यही लिखने हैं। अगर सेफ्टी एल्गोरिथम्स आती है डेडलॉक की क्वेश्चन में, सो यू हैव टू राइट द सेम स्टेप्स। सपोज द बैंकर्स एल्गोरिथम आती है क्वेश्चन में, अगेन यू हैव टू राइट द सेम स्टेप। एंड द बैंकर्स एल्गोरिथम इज ऑल्सो नोन एज deadlock avoidance algorithm. Let m is equal to the number of resource type and n is number of process. Let work and finish be vector of length m and n respectively. Initialize work is equal to available and finish is equal to all zeros for I equal to 1 to up to n. Think of the work vector is as a dynamic variable vector. Second step, find an I such that both finish of I is double equal to 0 and need of I is less than equal to work. If no such I exists, go to step 4. Work is equal to work plus allocation, where allocation of I is the ith rows of allocation I comma j. Now finish of I is equal to 1 and go to step 2. If finish of I is equal to 1 for all of I, then the system is in the safe state, else not safe. We will do the numerical, so then you will understand each and every statement clearly. Right now we are just reading all the statements of algorithm. So bankers algorithms or resource request algorithm
The main algorithm is, let's request of I be the request vector for process of I. If request of j is equal to k, then the process of pi wants k instances of resource type r of j. When a request of resources is made by p of I, the following actions are taken. If request less than equal to need of I, the old or original need of I go to step 2. Otherwise, raise an error condition since the process has exceeded its maximum claim. Let's take a numerical example. Suppose we have given a 5 processes P0, P1, P2, P3 and P4. Now 3 resource type A, B, C. A has 10 instances, B has 5 instances and C has 7 instances. Now total resource vector TRV, total resource vector is equal to 10, 5, 7. So according to algorithms, what we have to do, first we analyze what kind of resources and how many instances we have. So first of all, what we have given in the question, we have given a 5 processes P0, P1, P2, P3, P4. Let's understand. Bankers algorithms. We have given 5 processes P0, P1, P2, P3 and P4. Resources A, comma B, comma C. Now A type we have a 10 instances, B type we have given A has 10 instances, B has 5 and C has 7. 5 and 7. So B has 5 instances and C has 7 instances. So A टाइप के 10 रिसोर्स, B टाइप के 5 रिसोर्स एंड C टाइप के 7 रिसोर्स. ए बी सी यहाँ पे रिसोर्सेस हैं और रिसोर्सेस के जो इंस्टेंसेस है वो यहाँ पे हमें मेंशन है. रिसोर्सेस के इंस्टेंसेस को कैलकुलेट करना होता है, टोटल रिसोर्स वेक्टर के अंदर लिखना होता है. लिखने का पैटर्न वेक्टर में इस तरह से होगा. ए टाइप के रिसोर्सेस के इंस्टेंसेस कॉमा, बी टाइप के रिसोर्स के इंस्टेंसेस कॉमा, सी टाइप के रिसोर्स के इंस्टेंसेस, देन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, टोटल रिसोर्स वेक्टर. सो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग टोटल रिसोर्स वेक्टर हमेशा इनिशियलाइज होता है कितने टाइप के रिसोर्स है और हर एक टाइप के कितने इंस्टेंसेस है उस वैल्यूज से. सो पहले हमें बैंकर्स एल्गोरिथम को स्टार्ट करना होता है कि हमें कितनी प्रोसेस गिवन है, हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं और हर एक टाइप के रिसोर्सेस के कितने इंस्टेंसेस है, उनको टोटल रिसोर्स वेक्टर में इस तरह से इनिशियलाइज करना होता है. नाउ इसके बाद हमें एक टेबल क्रिएट करना है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट. कॉलम हमें बनाने हैं सबसे पहले प्रोसेस का, उसके बाद एलोकेशन, थर्ड कॉलम रहेगा मैक्सिमम एलोकेशन, फोर्थ कॉलम रहेगा अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फिफ्थ कॉलम रहेगा नीड. So let's draw the table
first one is process, allocation, maximum allocation, available, and need. In the process section, you have to write whatever post process we have given, P0, P1, P2, P3, and P4. So this process we have given. So we have mentioned P0, P1, P2, P3, P4. Now allocation. Allocation we have already given in the table. 0, 1, 0. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 2, and 2, 1, 2, 1, 1, and P4, 0, 0, 2. This is the allocation. नाउ इस टेबल में हमें ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है कि प्रोसेसेस P0, P1, P2, P3, P4 गिवन है और एलोकेशन ए टाइप के 0 इंस्टेंसेस, बी टाइप के 1 इंस्टेंसेस और सी टाइप के 0 इंस्टेंसेस प्रोसेस P0 को अवेलेबल है, एलोकेटेड है, राइट। इसी तरह से प्रोसेस P1 को जो एलोकेशन हुआ है वो है ए टाइप के 2 इंस्टेंसेस, बी टाइप के 0, सी टाइप के 0। इसी तरह से प्रोसेस P2 को ए टाइप के 3, बी टाइप के 0, सी टाइप के 2। प्रोसेस P3 को ए टाइप के 2, बी टाइप के 1 और सी टाइप के 1। एंड लास्ट P4 प्रोसेस को ए टाइप के 0, बी टाइप के 0 एंड सी टाइप के 2। इस तरह से एलोकेशन हमें मेंशन किया हुआ है और ये दोनों ही हमें गिवन होंगे टेबल में। इसके बाद मैक्सिमम आप किसी भी प्रोसेस को कितने रिसोर्स अवेलेबल करा सकते हैं वो मेंशन है। सो P0 को 753, 7,5,3। P1 का जो मैक्सिमम एलोकेशन होगा वो होगा 322, 3,2,2। मैक्सिमम एलोकेशन भी मेंशन होता है। P2 को है 902, 9,0,2, 2,2। कॉमा मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हर एक टाइप के इंस्टेंसेस यहाँ पर मेंशन है। ये कोई डिजिट नहीं है, 433 ऐसा डिजिट नहीं है। एक टाइप के एक रिसोर्सेज, बी टाइप के अलग रिसोर्सेज, 433। तो ये है मैक्सिमम एलोकेशन।
राइट। अवेलेबल हमें निकालना है टोटल रिसोर्स वेक्टर में से टोटल एलोकेशन यदि हम माइनस कर दें, अवेलेबिलिटी कैसे निकलेगी। यहाँ पे मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूँ। टोटल रिसोर्सेस में से एलोकेशन यदि आप माइनस कर देते हो तो वो हमें देगा अवेलेबिलिटी, और वही वैल्यूज हमें अवेलेबिलिटी में लिखना है। सो कैलकुलेट कर लेते हैं अवेलेबिलिटी। टोटल रिसोर्स वेक्टर हमारे पास है 10,5,7। सो 10,5,7 माइनस, इसको हमें वेक्टर में लिखना है 10,5,7। ये इंफॉर्मेशन हमें देता है कि ए टाइप के 10 रिसोर्स अवेलेबल, बी टाइप के 5 रिसोर्स एंड सी टाइप के 7 रिसोर्स। और यदि हम टोटल एलोकेशन देखें तो टोटल एलोकेशन आपको यहाँ से पता चलेगा। ये रहा हमारा टोटल एलोकेशन। तो आपको इसको काउंट करना है कि ए टाइप के कितने रिसोर्सेज टोटल हुए। तो 3 + 2 + 2 दैट इज 7। पे टोटल एलोकेशन 7, कॉमा बी टाइप को यदि आप कैलकुलेट करोगे 1 2 7 2, कॉमा एंड सी टाइप के 5। सो 7 2 5 टोटल एलोकेशन हुआ। टोटल एलोकेशन 7 2 5। सो 7 2 5 में से हमें ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन। 7, 2, 5 ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि अवेलेबिलिटी कितनी है रिसोर्सेज की। फिर हम हर एक प्रोसेस की नीड देखेंगे और फिर हम अपने अवेलेबिलिटी में से चेक करेंगे क्या क्या उसे हम रिसोर्स अवेलेबल करा सकते हैं या नहीं। सो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी कैसे निकालना है। सो 10 - 7 हर एक रिसोर्स वेक्टर का जो टोटल रिसोर्स वेक्टर माइनस एलोकेशन कर रहे हैं। ए टाइप को ए टाइप से सब्ट्रैक्ट करो, बी टाइप को बी टाइप से एंड सी टाइप को सी टाइप से, देन यू विल गेट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो लेट्स कैलकुलेट टोटल अवेलेबिलिटी। 10 - 7 is 3, comma 5 - 2 is again 3, comma 7 - 5 2. So this gives us total availability. So हमें अवेलेबिलिटी में यहाँ लिखना होगा 3, 3, 2। अब आता है नीड वाला कॉलम। नीड वाला कॉलम कैसे जनरेट होगा वो आपको ध्यान से देखना है कि एलोकेशन एंड मैक्सिमम एलोकेशन। प्रोसेस P0 की रिक्वायरमेंट है 753 मैक्सिमम एलोकेशन, बट अवेलेबल ऑलरेडी उसको एलोकेटेड है 010। तो मैक्सिमम में से अगर हम एलोकेशन वाला माइनस कर दें तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस की नीड पता चलती है। सो लेट्स कैलकुलेट द नीड फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस। सबसे पहले हम प्रोसेस P0 की नीड बताना चाह रहे हैं। P0 की हमें नीड करना है। तो मैक्सिमम एलोकेशन ए टाइप का है यहाँ पे 7, और एलोकेटेड हुआ है 0, तो 7 - 0। इसी तरह से 5 - 1 एंड 3 - 0। तो ये हमें दे देगा नीड ऑफ प्रोसेस P0। तो 7 - 0
7, 5 minus 1 4, 3 minus 0 3। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस है P1 की नीड निकालो। सो 3 minus 2 is 1, 2 minus 0 2, 2 minus 0 2। ये निकल गई P1 की नीड। अब P2 की नीड निकालनी है। 9 minus 3 6, 0 minus 0 0, 2 minus 2 0। इसी तरह से P3 की नीड निकालो। 2 minus 2 0, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1। एंड P4 4 minus 0 4, 3 minus 0 3, 3 minus 2 1। सो इस तरह से आपको नीड कैलकुलेट करना है। सो हमें क्या गिवन होगा और हमें क्या क्या ड्रॉ करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी एल्गोरिथम स्टार्ट होने वाली है, तो पहले हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया है। हमें क्वेश्चन में केवल प्रोसेसेस गिवन होगी, और प्रोसेस के साथ साथ ए टाइप के, बी टाइप के और सी टाइप के कुछ रिसोर्सेस और उसके इंस्टेंसेस गिवन होंगे। हमें प्रोसेस के साथ साथ एलोकेशन गिवन होगा। ए टाइप का एलोकेशन कितना है, बी टाइप का एलोकेशन कितना है और सी टाइप का एलोकेशन कितना है। इसी तरह से मैक्सिमम एलोकेशन गिवन होगा। ए टाइप का मैक्सिमम एलोकेशन, बी टाइप का मैक्सिमम एलोकेशन एंड सी टाइप का मैक्सिमम एलोकेशन। अवेलेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और नीड हमें कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ हमें टोटल रिसोर्स वेक्टर से एलोकेशन माइनस करना है और अवेलेबिलिटी हमें निकालना है। तो ये भी हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए कि अवेलेबल वाले कॉलम में वैल्यू कैसे आएगी। साथ ही साथ हमें टोटल एलोकेशन भी निकालते आना चाहिए। तो जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ब्लैक रेक्टेंगल से, वो आपको कैलकुलेट करना होता है और फिर आपका टेबल एक प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है। सो हमें 3 कॉलम्स अवेलेबल होंगे, बाकी 2 कॉलम्स हमें जनरेट करने होते हैं, और वो कैसे जनरेट होते हैं वो मैंने आपको बताया। राइट। अब आगे मूव करते हैं। इतना टेबल प्रिपेयर करने के बाद अब हम एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं सेफ सीक्वेंस के लिए। यदि हम सबसे पहली प्रोसेस को पिक करते हैं P0, जिसकी जो नीड है 743 है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि प्रोसेस P0 की जो नीड है दैट इज 743। नाउ इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस P0 को ए टाइप के 7 रिसोर्स चाहिए, बी टाइप के 4 रिसोर्स एंड सी टाइप के 3 रिसोर्स चाहिए। क्या हम इस नीड को फुलफिल कर सकते हैं? तो इसके लिए एक कंडीशन है, इफ नीड ग्रेटर देन वर्क, या फिर इसको आप अवेलेबिलिटी करें। सो अवेलेबल हमारे पास कितना है वही यहाँ पे एल्गोरिथम में वर्क बनता है। तो अभी फिलहाल आप अवेलेबिलिटी से समझें, उसके बाद उसको वर्क वेरिएबल से इनिशियलाइज कर सकते हैं, और जो भी अवेलेबल के अंदर टोटल रिसोर्स वेक्टर है उनको आप वर्क पे एलोकेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो फिनिश वेक्टर है वो सभी 0 से सेट होगा, और जब जो प्रोसेस सेफ स्टेट में रहेगी रिसोर्स अवेलेबल कराने के बाद, वो वेक्टर पर्टिकुलर 1 सेट हो जाएगा। इनिशियली हम फर्स्ट प्रोसेस को लेके चलेंगे। अगर उसको एग्जीक्यूट करने पर हम उसको रिसोर्स अवेलेबल करा पाते हैं तो ये P0 वाली जो वेक्टर है इसको हम 1 कर देंगे, अगर नहीं करा पाए तो वो 0 ही रहेगा। तो इसी तरह से 5 0 5 अलग अलग प्रोसेस को इंडिकेट करता है। ये टाइम टू टाइम 1 से सेट हो जाएंगे अगर उनके एग्जीक्यूशन में, रिसोर्स एलोकेशन में हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहता है तब। सो हमें करना है केवल इतना काम कि जो नीड है उसको चेक करना है अवेलेबिलिटी से, और वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड।
need is greater than availability. So सबसे पहले हम प्रोसेस P0 को पिक करते हैं. प्रोसेस P0 को हमने पिक किया. P0 की जो नीड है दैट इज 7,4,3 इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी हमारे पास है 3,3,2. क्या हम सेटिस्फाई कर पाएंगे P0 प्रोसेस को? हमारे पास अवेलेबल है A टाइप के 3 रिसोर्स, B टाइप के 3 और C टाइप के 2. और हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोसेस P0 की A टाइप के 7, B टाइप के 4 एंड C टाइप के 3. सो हम इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे. We cannot satisfy प्रोसेस P0. उसकी रिक्वेस्ट को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी वेक्टर सेट नहीं होगा. देयरफॉर नो फिनिश्ड वेक्टर सेट बाय 0. एंड इसको हम प्रोसीड कर देंगे. प्रोसेस डिनाई हो जाएगी. प्रोसेस डिनाई और वेक्टर जो सेट होगा वो रहेगा ओनली 0 0 0 0 0 0. 5 प्रोसेस थी. 5 में से एक भी प्रोसेस फिलहाल अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस वेक्टर सेट नहीं होगा. नो फिनिश वेक्टर सेट बाय 1. सो P0 के केस में ये हमारा कैलकुलेशन रहेगा. इसको हम बाद में ट्राई करेंगे जब हमारे पास अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है P1 एग्जीक्यूट हो जाए. P1 एग्जीक्यूट होती है तो उसको जो रिसोर्स अवेलेबल थे वो अपने रिसोर्स को रिलीज़ करेगी एग्जीक्यूशन के बाद, और रिलीज़ करने के बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी में जोड़ देगी. तो जैसे अवेलेबिलिटी में ऐड हो जाते हैं तो ये रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. सो देखते हैं आगे. फिलहाल तो P0 को चांस नहीं मिला एग्जीक्यूट होने का, और कोई भी फिनिश वेक्टर अभी सेट नहीं हुआ है. सो P0 के केस में ट्राई अगेन हो गया, ट्राई लेटर हो गया. अब हम P1 को पिक करते हैं और उसकी नीड समझते हैं. ठीक है. सो फिर से हम इसको यहाँ से रिलीज कर देते हैं. अब हम पिक करते हैं P1 को. हम चेक कर रहे हैं P1 को. P1 को एग्जीक्यूट करने पर क्या हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा, या P1 प्रोसेस की जो नीड है 1 2 2, ए टाइप का एक रिसोर्स, बी टाइप के 2 रिसोर्स और सी टाइप के 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है. अवेलेबिलिटी हमारे पास 3,3,2. इसका मतलब ए टाइप के 3 रिसोर्स, बी टाइप के 3 रिसोर्स एंड सी टाइप के 2 रिसोर्स ये हमारे पास अवेलेबल है. क्या हम इसको अवेलेबल रिसोर्स को अवेलेबल करवा सकते हैं, और हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में भी रहना चाहिए. एंड फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, हमने P0 को अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, राइट. तो P0 अभी ट्राई अगेन पर है. बाद में इसको फिर से चांस मिलेगा, और हम लोग अभी वर्किंग में हैं P1 के, राइट. सो एक में P1 का आपको एग्जीक्यूशन फिर से बता देता हूँ. जो रेस्ट P2 P3 P4 है वो आप ट्राई करना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 10:27 हो चुका है. अगर ना बने तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा. फिर से हम प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस पिक करते हैं P1. P1 का नीड आपको चेक करना है 1,1,2,2, एंड इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जो नीड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू
फॉर्मूले में हमारा ग्रेटर देन नीड हमेशा एक सेकेंड, एल्गोरिथम के स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। नीड इज लेस देन इक्वल टू वर्क, सॉरी। यदि हम P0 को लेते हैं तो P0 की जो नीड है 7,4,3 लेस देन 3,3,3,2। सो ए टाइप के लेस देन इक्वल टू, ओके, 7 is not less than to 3, 4 is not less than to 3 and 3 is not less than to 2। सो एक भी रिसोर्स के टाइप को हम फुलफिल नहीं कर पाए थे, इसलिए P0 कैंसिल हुई। फिर अब हम P1 को पिक करते हैं। P1 को पिक करते हैं। P1 की जो नीड है वो है 1,2,2। नीड इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी हमारे पास 3,3,2 है। इसको चेक कीजिए। 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। यस, सेटिस्फाई कंडीशंस। इस केस में प्रोसेस P1 gets executes and after finish execution it will release our resources। जब इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा तो ये अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देगी, और रिलीज करने के बाद अवेलेबिलिटी में वो रिसोर्स ऐड हो जाते हैं। सो अवेलेबिलिटी अब हमारे पास बढ़ जाएगी। प्रोसेस P1 के पास जो एलोकेशन था वो था 200। ये आपको ध्यान से करना है। अगर कोई प्रोसेस को चांस मिल जाता है एग्जीक्यूट होने का तो उसके पास जो एलोकेशन है उस एलोकेशन को वो रिलीज करेगा, और रिलीज करके वो ऐड कर देगा अवेलेबिलिटी में। सो 200 ऐड हो जाएगा 332 में। तो टोटल हमारे पास रिसोर्स हो जाएंगे 3 + 2, ए टाइप के 5 रिसोर्स, बी टाइप के 3 रिसोर्स और सी टाइप के 2 रिसोर्स। सो 5 3 2। सो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से आना चाहिए करते। टोटल अवेलेबिलिटी अब हमारे पास हो चुकी है 532। नेक्स्ट प्रोसेस P2 को हम इसी अवेलेबिलिटी से चेक करेंगे। अब क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, देन फिनिश वेक्टर यहाँ पे सेट होगा। फिनिश वेक्टर सेट कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको पहली प्रोसेस को चांस नहीं मिला था इसलिए वो 0 है। सेकेंड प्रोसेस को चांस मिल गया, वो हो गया 1 से सेट, बाकी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। सो इस तरह से फिनिश वेक्टर सेट होगा। और आप एक क्यू के अंदर कहीं भी आप मेंशन करें कि स्टार्टिंग में P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई है, इसके बाद जो भी प्रोसेस को चांस मिलेगा वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे आपको एक प्रोसेस का ऑर्डर पता चल जाता है कि कौन सी प्रोसेस को आपको पहले शेड्यूल करना है ताकि आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहे। सो P1 हम लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। हमने चेक किया कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई किया हुआ है और हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है। देन उसके बाद हमने रिसोर्स को जो उसके पास एलोकेशन में था वो रिलीज कर दिया। उसके बाद हमने अवेलेबिलिटी के साथ ऐड कर दिया और फिनिश फैक्टर को 1 से सेट कर दिया। देन P1 यहाँ से मेमोरी से रिलीज हो जाएगी। फिर अगली प्रोसेस P2 पिक होगी। अगेन उसकी नीड 600 है। 600 इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी दैट इज 5,3,2। तो यहाँ पर अब ये हट जाएगा और एक्चुअल अवेलेबिलिटी हमारे पास आ गई है 5,3,2। इससे अब हम चेक करेंगे और देखेंगे कि P2 को चांस मिलता है एग्जीक्यूट होने का या नहीं। अगर मिलता है तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिनिश वेक्टर सेट करेंगे, अदर नहीं तो ट्राई अगेन करेंगे। इसी तरह से P3, P4 और फिर उसके बाद P0 को फिर से चेक करेंगे।
सो आप इसको आगे ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आ जाता है सो वेल एंड गुड, आपको एल्गोरिथम समझ आ गई है।